हाँ जी, आ गए हैं सब लोग। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कैसा हो गया कल पेपर? कल एग्जाम था ना आप लोगों का? यस सर। कैसा हो गया? कौन कौन से टॉपिक आए थे? सर थोड़े से सवाल वो नोडल प्लेन वगैरह पे थे, थोड़े थोड़े एक दो थे। और बाकी मतलब उस पे भी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग का था, पीरियोडिक पे भी आया था अच्छा अमाउंट, मतलब डिसेंट अच्छा, था। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब ज्यादातर कंटेंट केमिकल बॉन्डिंग का ही था। यस मिक्स सा था। सर, 3 चैप्टर आए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। ज्यादा ज्यादा किसका था? मतलब तीनों का ही इक्वली डिवाइडेड टाइप का था क्या? मतलब सर केमिकल का बॉन्डिंग ज्यादा था। बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा हुआ ना। यस चलो बढ़िया है। देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं इस बार। आप लोगों के मार्क्स चेक करता हूँ मैं। हाँ वही, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपना कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास में सर डिस्कशन नहीं करेंगे पेपर की? अच्छा, अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक काम करते हैं, पूरी क्लास डिस्कशन में नहीं निकालेंगे, कुछ थोड़ी देर डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ा देंगे, है ना? तो आ, आप लोग मुझे 1:30 पे बता देना। 1:30 से फिर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? पहले थोड़ा सर, जो कल वाला पेपर था उसकी डिस्कशन भी कल करेंगे। जरूरत है डिस्कशन की? एक बार मैं देख लेता हूँ उसमें, अगर कुछ करेक्शन वगैरह है तो सीधे बता देंगे, और अगर डिस्कशन आपको जरूरत लगेगी तो कर लेंगे डिस्कशन। ओके सर। हाँ, लास्ट क्लास में क्या करवा दिया था मैंने? सर केमिकल बॉन्डिंग वाली शीट डिस्कस कर रही थी। नहीं मतलब उसमें रिडॉक्स में, रिडॉक्स की लास्ट क्लास में क्या करवा दिया था? नॉर्मलिटी अपने करवाना शुरू कर दिया था। सर नॉर्मेलिटी अच्छा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हो गई है। सर आपने लास्ट वो वाला फार्मूला इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 4 नए टर्म्स बताए। उसमें कौन कौन से थे हमारे 4 टर्म्स? एक तो था इक्विवेलेंट, फिर एक था आपके पास में एन फैक्टर, एक था इक्विवेलेंट मास, और एक था नॉर्मेलिटी। चारों टर्म समझ में आए? अब हम थोड़ा सा एन फैक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा अलग अलग स्पीसीज के लिए आते हैं उसमें। तो 4 तरीके की स्पीसीज के लिए मैं इसको बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर मीडियम एसिडिक रखा जाए तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? +2 में। एन फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है। एक बार जरा एन फैक्टर की डेफिनेशन आप पढ़ो, और जरा बताओ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे KMnO4 का एन फैक्टर, जो KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए? क्या था एन फैक्टर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम किससे? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। सर 5 होगा। यस सर।
तो अब आप एक करो, जिसका आपको एन फैक्टर बताना है, एनी सब्सटेंस, क्या है वो सब्सटेंस इस बार हमारा, KMnO4। और इस KMnO4 का आप 1 मोल ले लीजिए, ले लिया मैंने इसका 1 मोल। तो 1 मोल अगर आप KMnO4 लेते हो, उस 1 मोल में अगर ट्रांसफर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? सर मैंगनीज। मैंगनीज। मैग्नीज के करस्पॉन्डिंग है ना। तो मैग्नीज के हिसाब से आप देखिए मैग्नीज किस में है, किस में जा रहा है, और अगर 1 मोल आपने लिया है तो उसमें टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो देखो पहली बात तो 1 मोल में मैग्नीज भी 1 मोल ही है। अब अकेले एक Mn को देखो आप, एक Mn जो है आपका +7 में और +2 में जा रहा है। कोई चीज +7 से +2 में कब जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, मतलब अकेला एक Mn 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो 1 मोल Mn कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 5 मोल। इसका मतलब इस कंपाउंड के 1 मोल से एक मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसके 1 मोल में। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया इस KMnO4 का, 5। अच्छा, वहीं यही KMnO4 अगर आप न्यूट्रल मीडियम में ले रहे होते, क्या हो जाता है इसका एन फैक्टर? थ्री। और यही KMnO4 अगर आपका बेसिक मीडियम में होता तो 1 1 होता है इसका एन फैक्टर। ऋषि एक्सप्लेन करना 1 कैसे आया। ऋषि बंसल, ऋषि क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो? यस सर। हाँ बताओ कैसे आया 1। सर पहले KMnO4 में उसकी Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, हाँ और जब वो MnO4 2 नेगेटिव में जा रहा है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। हाँ, तो KMnO4 के 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसका एन फैक्टर 1 है। वेरी गुड। चलिए और देखते हैं, और आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ जो जानते हैं, हमने जो एग्जांपल पढ़े थे 1-2। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, K2Cr2O7। इसका बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, ये किस में जाता था, सोच के बताओ इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? सर 3। 6 आएगा, ध्यान से देखो। यस सर 6। 1 मोल लेना है यार, इसका पूरा 1 मोल लेना है, उसके 1 मोल में क्रोमियम के 2 मोल हो जाएंगे। एन फैक्टर कितना आ गया, 6। तो अब बताइए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकालना है, वो समझ में आ रहा है आपको? यस। रिड्यूसिंग एजेंट पे आ जाते हैं। हाँ जी बताइए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो आप जानते हो। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने एग्जांपल्स कई बताए थे। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट में हमने पहला एग्जांपल क्या देखा था, H2O2 in O2 वाला एक Na2S2O3, हाइपो। जिसको हाइपो बोला करते थे हम लोग। वैसे नाम इसका होता है सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो भी बोलते हैं। इसका बताओ इसका एन फैक्टर क्या होता था। बस ये पता होना चाहिए कि सल्फर किस में जाता था, किस में जाता था, याद है? Na2S4O6।
क्या करो कैलकुलेट एन फैक्टर कितना आ रहा है इसका। पॉइंट फाइव। वन सर वन। वन रणवीर गोयल, रणवीर एक्सप्लेन करना कैसे आ रहा है 1। रणवीर आवाज आ रही है? रणवीर क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो? ये प्रेजेंट हो तो फिर माइक ऑन करो और बताओ रणवीर। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? माइक ऑन नहीं कर सकते? क्यों आते हो यार फिर क्लास में? बेटर है रिकॉर्डिंग देख लिया करो। हाँ भाई एन फैक्टर हो जाएगा हमारा इस वाले केस में कितना? 1। कैसे आ रहा है 1 ये प्रणब बंसल? सर वो 2.5 में जा रहा है उधर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब और इधर +2 है सल्फर का। तो मुझे पता है कि वो आधा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है एक सल्फर के लिए, तो यहाँ पे 2 सल्फर लगे हुए हैं, वेरी तो गुड, उससे आ जाएगा मान। ठीक ठीक। चलिए और बताइए कोई रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता हो? ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। इसमें कार्बन किस में कन्वर्ट होता था? इसका बताना, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 +3 से +4, एक कार्बन, कार्बन 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो एन फैक्टर आपको निकालना आ गया कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का हम एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के बाद में आप बात करते हैं एसिड और बेस की। एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? हाँ जी, 3 एसिड लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इनका हमें एन फैक्टर चाहिए, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये बताओ NaCl, Na2SO4 और Na3PO4, इनका एन फैक्टर कितना कितना था? NaCl का, Na2SO4 का, 2 Na3PO4 का, 3 तो बिल्कुल उसी तरीके से HCl का एन फैक्टर कितना आएगा? 1 H2SO4 का कितना? 2 H3PO4 का कितना? 3। तो एक बात बताइए, एसिड के लिए एन फैक्टर हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H+ निकलते हैं वही उसका एन फैक्टर हो जाता है? यस सर। एन फैक्टर ऑफ एसिड किसके बराबर आ रहा है? नंबर ऑफ H+ furnished by 1 molecule of acid। एक मॉलिक्यूल से जितने, हाँ जी सर इसको हम बेसिसिटी भी बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है, इसी को बेसिसिटी भी कहा जाता है, इसी को बेसिसिटी भी कहते हैं। वो जब आपको वो पढ़ाया था ना मूल कॉन्सेप्ट में, वो
कुछ क्वेश्चन आए थे 107, 108, 106 कौन से थे वो लाइन से 3, उनमें इसकी जरूरत पड़ी थी, तब बताया था आपको। तो किसी भी एसिड का एन फैक्टर हमें पता चल गया। अच्छा यहीं पर ये बताओ H3PO4 H3PO3 और H3PO2, ये भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। इसमें दिखने में हमें क्या लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल से कितने कितने H निकल सकते हैं, 3 ऐसा दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता होना चाहिए इसमें कितने H निकलते हैं, 3 इसमें कितने निकलते हैं, 2 और इसमें कितने निकलते हैं। 1 1 एन फैक्टर इनका कितना हो गया रिस्पेक्टिवली, 3, 2 एंड 1। आ रही है बात समझ में? अच्छा अब एक चीज और देखो, आप लोगों ने बड़े आराम से कह दिया कि H2SO4 का एन फैक्टर 2 है। एक रिएक्शन है आपके पास, H2SO4 plus 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2। यहां अगर आपसे बोला जाए H2SO4 का एन फैक्टर, नो डाउट 2 ही होगा, लेकिन अगर रिएक्शन ऐसे लिखी हुई हो, हाँ रणवीर एक बात बोलनी थी तुमसे, माइक का जो भी एडजस्टमेंट है वो आज करवा लेना। अगर कल मैंने क्वेश्चन पूछा और तुमने जवाब नहीं दिया तो पूरी क्लास के लिए रिमूव कर दूंगा। NaHSO4 प्लस H2O। एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन में H2SO4 अपने 2 H प्लस फर्निश कर रहा है क्या? हैं उसके पास 2 हैं, कर सकता है, लेकिन क्या इस केस में कर रहा है? नहीं, केवल कितने H प्लस फर्निश कर रहा है, एक। 1 इस केस में इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक बार बताओ, अगर एन फैक्टर के हिसाब से हम बात करें तो इस H2SO4 का इक्विवेलेंट मास ऊपर वाली रिएक्शन में कितना है? 49 वेरी गुड। और इसी H2SO4 का इक्विवेलेंट मास नीचे वाली रिएक्शन में कितना होगा? 98 98 तो यहां से एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि भाई आपके पास कोई कंपाउंड है, उसका मोलर मास तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता। अब देखो, ये तो आप इवन पहले ही देख लो, ये जो KMnO4 था हमारा, इस KMnO4 का मोलर मास तो हमेशा फिक्स रहेगा जो भी आप निकालोगे, लेकिन बताइए इक्विवेलेंट मास अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है तीनों केसेस में? ऊपर वाले केस में इक्विवेलेंट मास कितना आएगा एसिडिक मीडियम वाले में? मोलर मास बाय 5। यहाँ कितना आएगा? मोलर मास बाय 3 मोलर मास बाय 3। और यहाँ कितना आएगा? इक्वल मोलर मास। मास तो हमारे पास किसी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो वेरी कर सकता है, बट मोलर मास जो है वो फिक्स होता है। तो इक्विवेलेंट मास किस पे डिपेंड करता है? एन फैक्टर पे। और एन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। तो जितना आसानी से हमने ये कह दिया था ना यहाँ पर कि H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है, ऐसे होता नहीं है। वो हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आप जो रिएक्शन आप करवाओगे उस पर। अगर रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों H प्लस निकल गए H2SO4 के, तो ऑब्वियसली उसका एन फैक्टर 2 है। अगर रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि H3PO4 के तीनों H प्लस निकल गए, वो Na3PO4 में कन्वर्ट हो गया, तो नो डाउट उसका एन फैक्टर 3 होगा। लेकिन अगर तीनों नहीं निकल पा रहे, किसी रिएक्शन में 2 ही निकल पा रहे हैं या फिर एक ही निकल रहा है, तो जितने निकलेंगे उस हिसाब से उसका एन फैक्टर वेरी कर जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ लिखा है एन फैक्टर 2 और एन फैक्टर 3, ये क्या है? एन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसी हिसाब से आप बेस के लिए भी कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? बेस का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर एसिडिटी देखकर। NaOH का बताओ।
NaOH का बताओ कितना हो जाएगा? 1 CaOH होल ट्वाइस का कितना हो जाएगा? 2 और क्या बेस केवल वही होते हैं क्या जो OH माइनस रिलीज करते हैं? नो अमोनिया भी है नहीं है बेस? Yes. कैसे बेस है ये? OH रिलीज करके नहीं बल्कि H प्लस The Lewis. एक्वायर करके। इसका n फैक्टर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो चारों स्पीसीज का, ये चारों की जरूरत पड़ती है हमें अलग अलग जगह पर, या तो हमें एसिड के एन फैक्टर की, बेस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमने डिटेल में देख लिया कि इन चारों स्पीसीज का इंडिविजुअल एन फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे साथ में। देखो ये जो H2C2O4 है ना, ये अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये दो तरीके से हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। ये एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? हाँ जी, अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो एन फैक्टर क्या होना चाहिए? 2. 2, क्योंकि इसके पास दो H हैं जो ये रिलीज कर सकता है। अच्छा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो फिर एन फैक्टर क्या होना चाहिए? बोलो, अभी तो बताया था आपने, इतनी जल्दी जल्दी भूल जाते हो। ये तो 2 ही था। बिल्कुल 2 ही था, लेकिन ये वाला 2 किस वजह से 2 है? क्योंकि दो कार्बन है, वो +3 में है और +4 में जाएंगे। और ऊपर वाला कैसे आ रहा है 2? इसके पास दो H प्लस हैं जो ये रिलीज कर सकता है जब ये एसिड की तरह बिहेव करे। ठीक है, चलो भाई चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो शायद नाम तो सुना हुआ होगा आप लोगों ने। कोई बता सकता है टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है? मीनिंग क्या है टाइट्रेशन का? नहीं, चलो कोई बात नहीं। सर शायद डाइल्यूशन वगैरह, जैसे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ना ना, मिक्सिंग तो ठीक है, बट वो मिक्सिंग किस वजह से की जा रही है? सर टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। शायद नहीं, इसका कंसंट्रेशन पता चलती है सर सॉल्यूशन की। वेरी गुड वेरी गुड, कंसंट्रेशन पता चलती है। किसकी मदद से पता चलती है? सर रिएक्शन होते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर। सुनो, टाइट्रेशन का मतलब होता है एक नोन सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं इसको नोन सॉल्यूशन? क्या चीज नोन है इसकी? कंसंट्रेशन नोन है आपको। और एक अननोन सॉल्यूशन, क्यों कह रहे हैं इसको अननोन? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? टाइट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, इसकी हेल्प से एक ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है वो पता करना।
to find the concentration of an unknown solution with the help of a known concentration solution. पहले तो डेफिनेशन लिखिए टाइट्रेशन की. To find the concentration of an unknown solution with the help of a solution whose concentration is known. एक अननोन सॉल्यूशन की मदद से, एक नोन सॉल्यूशन की मदद से एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं. अब टाइट्रेशन होता है आपके पास दो टाइप का. कौन कौन से टाइप हैं? हाँ जी, कौन कौन से टाइप हैं? एक तो है आपके पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और दूसरा है आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन. जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमारे नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? कोई एक तो उनमें से एसिड होगा और कोई एक उनमें से बेस होगा. और जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे तो हमारे नॉन सॉल्यूशन और अननोन सॉल्यूशन क्या होंगे? कोई एक उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कोई एक उनमें से रिड्यूसिंग एजेंट. आ रही है भाई यहाँ तक बात समझ में? आगे बढ़े, प्रोसेस बताया जाए इसका. यस सर. देखो अब इसके लिए क्या होता है, कभी आप केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो, 10th तक मुझे आइडिया नहीं है आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं 10th तक केमिस्ट्री में, बट अगर कभी आप गए हो लैब में तो वहां पर आपने ना इस तरीके का एक सेटअप देखा होगा. एक ऐसे बड़ा सा स्टैंड होता है, उस बड़े से स्टैंड के पर इस तरीके की एक ट्यूब लगी हुई होती है और इस ट्यूब में एक यहाँ पर एक नोजल होता है जिसकी मदद से हम फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं. जानते हो क्या कहते हैं इसको? नाम क्या होता है इसका? इसका नाम होता है ब्यूरेट. इसको कहा जाता है ब्यूरेट. ठीक है, फिर एक दूसरा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम लोग दूसरा सॉल्यूशन भर लेते हैं. इस ये जो ट्यूब है ब्यूरेट, इसमें मार्किंग होती है और जो मैक्सिमम इसमें आप भर सकते हो वो 50 ml भर सकते हो. मतलब 50 ml तक की मार्किंग होती है. भरने को तो थोड़ा और ऊपर भर सकते हैं बट वो पता नहीं चलेगा कितना है. 50 ml तक की प्रॉपर मार्किंग होती है इसमें. अब देखिए कैसे इसकी मदद से, मतलब इस टाइट्रेशन में कैसे हम एक नोन सॉल्यूशन की मदद से एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे. मैं प्रोसेस समझाता हूँ आपको. आपके पास एक सॉल्यूशन है HCl का. इसकी कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर. ठीक. और एक सॉल्यूशन है आपके पास NaOH का. इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, पता करनी है कंसंट्रेशन. तो अब आपने क्या किया कि जो HCl था ये तो भर दिया है ब्यूरेट में और ये जो NaOH था ये भर दिया है इस नीचे वाले जार में. और नीचे वाले जार में जो भरा है आपने वो भरा है 25 ml.
अब बूंद बूंद करके आपने इसमें NaOH वाले सॉल्यूशन में बूंद बूंद करके ऊपर से HCl मिलाना शुरू किया। नीचे NaOH है, ऊपर से HCl आ रहा है। जरा बताइए दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कौन सी रिएक्शन चलेगी? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ कि न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो ये रिएक्शन बताइए बैलेंस है या नहीं है? यस सर। क्या कह रही है बैलेंस रिएक्शन आपसे? NaOH के कितने मोल HCl के कितने मोल के साथ रिएक्शन करते हैं? 1 मोल के साथ करता है। अब ये जो 25 ml आपने NaOH का सॉल्यूशन लिया था, इसमें NaOH के कुछ मोल थे, कितने थे हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ मोल थे। अगर ऊपर से इतने ही मोल HCl आ जाए तो बताइए पूरी तरीके से हमारा नीचे वाला जो सॉल्यूशन है NaOH वाला, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। आप बूंद 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 करके मिलाते जा रहे हो, जिस पॉइंट पे वो न्यूट्रलाइज होगा आपको पता चल जाएगा कि न्यूट्रलाइज हो गया है। ऐसे नहीं पता चलता देख के। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो जो NaOH का सॉल्यूशन है ना नीचे वाला, वो ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन है, पानी जैसा है बिल्कुल अपीयरेंस में। जो ऊपर से बूंद बूंद करके आप सॉल्यूशन मिला रहे हो HCl का, वो भी पानी जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। और इनको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है नमक का, NaCl का, वो भी बिल्कुल पानी जैसा सॉल्यूशन है, पता ही नहीं चलेगा कब में। जैसे मान लो नीचे आपके पास इसके कुछ 10 मिलीमोल, 50-20 मिलीमोल कुछ हैं, ऊपर से जब 10 आएंगे तो 10 आकर के और वो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 होते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सॉल्यूशन यूटिलाइज हो गया है। तो ये पता करने के लिए कुछ चीज मिलाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटर। इंडिकेटर। क्या काम होता है इंडिकेटर का? इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करता है? कि भाई रुक जाओ, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, जितने मोल HCl की जरूरत थी उतने मोल डाल चुके हो, रुक जाइए, यही रुक जाइए। और ये कैसे इंडिकेट करता है इंडिकेटर कि बराबर हो गए हैं मोल? कैसे बताता है? कलर चेंज करके। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। अभी तो मैं बड़ा बेसिक सा आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। ये बताओ कि जो आपके पास नीचे वाला सॉल्यूशन है NaOH का, वो बेसिक है नहीं है? उसकी pH 7 से ज्यादा होगी या नहीं होगी? यस। अच्छा, और जिस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन होगा बताइए उसकी pH 7 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। यस। और अगर तब भी आप नहीं रुके, बूंद बूंद करके मिलाते चले गए HCl, तो pH आपकी 7 से कम होने लग जाएगी, सॉल्यूशन एसिडिक होने लग जाएगा। यस। तो ये जो pH में चेंज होता है, तो ये इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी, मतलब अगर pH आप चेंज करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले आपके पास में जब तक सॉल्यूशन बेसिक है तब तक वो कुछ अलग कलर में रहेगा, और जैसे ही आपकी pH 7 से कम होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, वो एक अलग कलर में आ जाएगा। हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहीं रुकना है, और इसीलिए बूंद बूंद करके मिलाया जाता है ताकि एकदम रुक सके हम कि बस हो गया है काम। ठीक, अब समझिए प्रोसेस को। तो आप बूंद बूंद करके मिलाते जा रहे थे, इंडिकेटर पड़ा हुआ है नीचे, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा था। और मिलाई आपने 5-10 बूंद और मिलाई, 5-10 बूंद और मिलाई, मिलाते गए ये जो सॉल्यूशन है HCl का सॉल्यूशन, वो कम होता गया। और एकदम से आपने देखा कि जैसे ही ये मामला 40 ml पे आया, हमारे इस नीचे वाले सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने मोल NaOH के थे नीचे, उतने मोल आप HCl के मिला चुके हो ऊपर से। जरा पता करें HCl के हमें कितने मोल मिला लिए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है, और वॉल्यूम कितना मिलाया है आपने HCl वाले सॉल्यूशन का? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिलीमोल्स आ जाएंगे। बताइए कितने आ गए मिलीमोल्स? 5। अगर HCl के 5 मिलीमोल मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, इंडिकेटर बता रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसका मतलब वो जो नीचे आपका 25 ml NaOH का सॉल्यूशन था, उसमें भी इनिशियली कितने मिलीमोल रहे होंगे NaOH के? 5। और एक बात बताइए, इस 25 ml
NaOH के सॉल्यूशन में मिलीमोल अगर आपसे पूछा जाए कि मिलीमोल निकालो तो कैसे निकालोगे आप मिलीमोल? 25 Polarity into volume. polarity voltage. ये 5 के बराबर आ गया है। Yes sir. यहाँ से M कितना आ गया इसका? 5. 0. तो बताइए जिस NaOH की कंसंट्रेशन आपको पता भी नहीं थी, क्वेश्चन मार्क, वो पता चल गई क्या कितनी है? Yes sir. Yes. तो ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जिसमें हम एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप लोग एक दो इंडिकेटर का नाम जानते हो क्या? एक तो काफी फेमस है, Yes, सुना sir. होगा आपने। कौन सा? Ophthalene, methyl orange. वेरी गुड। Methyl orange. मिथाइल ऑरेंज है। फिनोल्फिन के बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? दो कलर, Sir, colorless or Colorless pink. or pink. Colorless. कलरलेस और पिंक। वेरी गुड। और मिथाइल ऑरेंज के कौन कौन से होते हैं? Red or orange. येलो और वो रेडिश ऑरेंज टाइप का होता है, एक येलो रेड। नाम मिथाइल ऑरेंज है बट वो कलर जो होते हैं वो रेड और येलो होते हैं उसके। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में। सर एक बार पिछला पेज भी शो कर देना। एक बार इसको लिख लेने दो सब। चलो रुको, पहले वो शो कर देता हूँ। हो गया सर। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ये टाइट्रेशन में ये जो दो चीजें होती है ना, जिसमें एक की कंसंट्रेशन पता है और एक की नहीं पता, इनके नाम होते हैं। एक को तो बोला जाता है टाइटर और एक को बोला जाता है टाइट्रेंट। मुझे वो याद नहीं है किसको टाइटर बोलते हैं किसको टाइट्रेंट बोलते हैं, तो वो आप लोग एक बार सर्च कर लेना। किसी एक को टाइटर और किसी एक को टाइट्रेंट बोलते हैं इसमें। कुछ इन्फॉर्मेशन आई है क्या आपके पास ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग? सर अभी बताया नहीं होगा। अच्छा सर हाँ जी, 9th जुलाई वाली। हाँ तो जितने सब नोट करे मेरे को ये बता दो कि आपने 5 मोल वाला ये कहाँ से लेके आए थे? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 5 मिलीमोल मैंने HCl के नीचे कैसे लिखा? सर वो वाला बात डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता दो। हाँ मतलब वही ना, मतलब वो 5 कैसे लिखा HCl के नीचे? यस वो ऐसा है कि आप बूंद बूंद करके ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाते जा रहे थे और कलर चेंज नहीं हो रहा था। कलर चेंज हुआ जैसे ही आपका जो लिक्विड है 50 ml से घटते घटते 40 ml पे पहुंचा। तो बताइए नीचे ड्रॉप ड्रॉप करते करते आप कितना HCl मिला चुके हो NaOH में? सर 10 ml। 10 ml। कौन सा HCl जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.5 मोलर। उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए सर। मिलीमोल्स आ गए ये सिमरन। हाँ, अगर ml में है ना यहाँ पे 10, yes। हाँ तो मिलीमोल्स आ गए 5। फिर आ गया समझ। और अगर HCl के 5 हैं तो ये तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हमसे कह रही है कि अगर उसका 1 मोल होता है तो उसका भी 1 ही मोल होता है। तो अगर उसके 5 हैं इसका मतलब वो NaOH के सॉल्यूशन में भी कितने मिलीमोल रहे होंगे NaOH के? 5। यस हाँ क्या 19 वाली क्या कह रहे थे आप? सर वो तो 18 प्लस के लिए है ना सिर्फ। सर वहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगना चाहिए, तो हाँ, हमें तो भी है ही नहीं वो अलाउड। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, आप तो उस कैटेगरी में आओगे ही नहीं। सर Yes, पर sir. वो सब टीचर्स के लिए था, स्टूडेंट्स को अलाउड ही है। नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था एलिजिबल स्टूडेंट्स, मतलब जो आना चाहते हैं उनके भी फर्स्ट डोज लगाना चाहिए। हाँ तो उस कैटेगरी में आप लोग तो अभी आओगे ही नहीं।
यस सर, इसलिए सर 18 का तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली कोचिंग केवल आईआईटी के लिए नहीं होती ना, मतलब हायर उसके लिए भी तो कोचिंग होती है ना, तो उन ये लोगों सर को- दूसरी स्ट्रीम्स की भी होती हैं। सर वो नहीं, लेकिन एक बात मेडिकल बताओ फिर, कॉलेजेस की कह रहे एक बात होंगे। बताओ, एक बात बताओ, फिर ये स्कूल जो खुल रहे हैं, फिर स्कूल में भी तो जो 12th तक के बच्चे होंगे वो भी तो बिना वैक्सीन वाले ही है। सर स्कूल के स्कूल लिए क्या वाले है? भी कह रहा हूँ। सर स्कूल वाले भी कंसेंट मांगते हैं कि आप आना चाहते हो तो आ जाओ। सर हमारे स्कूल ने अच्छा, 2 बार ही खोला था, मतलब जिस दिन से कंसेंट मांगते थे उसके 10 दिन बाद लॉकडाउन लग जाता था वापस से। यस सर, हमारे स्कूल Yes, में भी sir. लास्ट ईयर खोला था, मतलब बिना कंसेंट के किसी को अलाउड नहीं था स्कूल में आना। सर अच्छा। अभी भी मांगी है, अभी भी थर्ड वेव आ रही नहीं, है। तो स्कूल जब खुल रहे हैं तो स्कूल में वो नहीं है कंडीशन की फर्स्ट डोज लगा हुआ होना चाहिए बच्चों को? नहीं नहीं सर, स्कूल में नहीं है, स्कूल में सिर्फ कंसेंट फॉर्म है। मांग रहे हैं। यस सर। हम्म, सर इसलिए तो मतलब वो थोड़ा उन्होंने ऑप्शन भी दी थी कि घर से भी दे सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो बिना वैक्सीन। ये सर ऑप्शन तो होती है कि आप घर पे ऑनलाइन तो चलती हैं, बस अगर आप आना चाहते हो आप वैसे आ सकते हो। हाँ, अभी थोड़ा वो पैरेलल टाइप का मोड में ही करेंगे अभी तो स्टार्टिंग में तो। हाँ जी, ये लिख लिया कि सबने? आगे बढ़े। सर हाँ यश बोलो। सर मैंने चेक किया, टाइट्रेंट सर HCl होगा। Yes, sir. टाइट ट्रेंड कौन सा होगा जिसकी कंसंट्रेशन नॉन होती है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक ठीक है, लिख लीजिए भाई। टाइट ट्रेंड होगा नॉन वाला, और टाइटर होता है अननोन वाला। हाँ जी, नेक्स्ट देखो अब इसमें आप, अब मैं सिखाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट इसका टाइट्रेशन का। एक बड़ा ही मतलब सिंपल सा बिल्कुल एक लाइन का कॉन्सेप्ट, और जितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब में बस इतना सही लॉजिक लगना है। तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो क्या है टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने एक एसिड बेस रिएक्शन करवा दीजिए कोई भी, जैसे मैंने HCl और NaOH, NaCl बन गया और H2 बन गया। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? अगर बैलेंस है, क्या कह रही है बैलेंस रिएक्शन? एसिड के मोल के बारे में 1 मोल और NaOH का भी 1 मोल। HCl का N फैक्टर बताना कितना होता था? 1 तो 1 मोल में इसके कितने इक्विवेलेंट हो गए अगर N फैक्टर 1 है तो? 1 One. सिमिलरली NaOH के केस में 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट आ गए? 1 चलिए एक दूसरी एसिड बेस रिएक्शन देखिए। हाँ जी, ध्यान से देखना, रिएक्शन बैलेंस है क्या? यस। क्या कह रही है बैलेंस रिएक्शन आपसे? ठीक है, H2SO4 का N फैक्टर बताना है इस रिएक्शन में कितना है? 2। तो 1 मोल में इसके कितने इक्विवेलेंट होंगे H2SO4 के? 2। अच्छा, NaOH का N फैक्टर क्या है? 1। तो 1 मोल में 1 इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ तो रिएक्शन में 2 मोल यूज हुए हैं, तो 2 मोल में कितने इक्विवेलेंट? 2। कॉन्सेप्ट क्या है टाइट्रेशन? इधर देखिए, किसी एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस के मोल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किसी एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस के मोल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं।
आ गई क्या बात समझ में? बस इतना सा ही है आपके पास में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन। अभी हम एसिड बेस की बात कर रहे हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मोल बराबर हो ना हो, इक्विवेलेंट्स बराबर हो। ठीक है, और अब बताते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन बताओ जो बैलेंस फॉर्म में पता हो आपको। वही ले लो, हमारी पहली पहली रिएक्शन फेमस सी, पहली पहली जो रेडॉक्स रिएक्शन हमने देखी थी, कौन सी? KMnO4 वाली। KMnO4 प्लस क्या था? FeSO4 प्लस H2SO4, क्या क्या बन रहे थे? MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में आपके पास लिखी हुई होगी कॉपी में। आप मुझे सबका कोफिशिएंट मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रिएक्शन देख करके ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, बस इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता दीजिए बैलेंस रिएक्शन में क्या आ रहा है। 1 and 5 sir. 1 and 5 1 and 4. 2 and 10 होगा शायद तक ना फाइनल। वैसे ठीक है, 1 and 5 भी ले लो, कोई yes sir दिक्कत 2 नहीं। and 10 2 and 10 1 and 5, और अगर उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो वो 2 and 10 है एक्चुअली। हाँ जी, अब ये बताइए रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या कह रही है बैलेंस रिएक्शन आपसे? बैलेंस रिएक्शन कह रही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के 5 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल बराबर हैं क्या यहाँ पे? ना, हो सकते हैं किसी में, लेकिन जरूरी नहीं है कि होंगे। लेकिन इक्विवेलेंस पे आओ जरा आप। मीडियम आपका एसिडिक है, KMnO4 का N फैक्टर बताना क्या होगा एसिडिक मीडियम में? five 5. तो इसके 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट आएंगे? 5 5 तो ये जो 1 मोल लिखा हुआ है वो बताइए 5 इक्विवेलेंट के बराबर है या नहीं है? अकेला 1 मोल, ये जो 1 मोल है आपका, इसके 5 हिस्से कर दीजिए। इस एक हिस्से को कह रहे हो आप इस बार 1 इक्विवेलेंट, तो इसका अकेला 1 मोल ही 5 इक्विवेलेंट के बराबर है। अच्छा, और अब इस बताओ इस रिएक्शन में आपके FeSO4 का N फैक्टर कितना है? 1. तो इसके 1 मोल मतलब 1 इक्विवेलेंट, तो 5 मोल मतलब कितने इक्विवेलेंट? 5 तो देखा आपने, मोल्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन क्या है जो हमेशा बराबर रहेगा? Equivalent. और इक्विवेलेंट को तो बराबर होना ही पड़ेगा। क्यों? इक्विवेलेंट क्या है? किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो सीधी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट में से जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतने ही मोल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके होंगे, अदरवाइज तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर उधर दिखते। रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, जितने निकले हैं उतने किसी ने एक्सेप्ट किए हैं। जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे एग्जैक्टली उतने इक्विवेलेंट दूसरे के लेने पड़ेंगे आपको। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या आ गया? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही है सब लोगों को बात समझ में? इसको लिखो, और एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा है इसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। पिछला वाला पेज दिखाना है। सर आपने 30 पे क्या डिस्कस करना था? क्या कह रहे हो नितिन? आपने 30 पे कुछ डिस्कस करने को क्या था, क्या कहा था? एक मिनट रुको, वो एग्जांपल अभी कराना जरूरी है। सर कल ही कर लेंगे पेपर डिस्कस। पेपर तो वैसे मैं डिस्कस कर भी नहीं रहा था, मॉड्यूल डिस्कस करने वाला था, बट उसको फिर कल कर लेंगे, कल पहले कर लेंगे उसको क्लास। ओके सर। सर पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन देंगे डाउट।
ठीक है गीतांजलि, पेपर सेंड कर देना और क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, मैं एक बार देख लूंगा। ओके आज गुरमीत नहीं आई क्या? सर हूँ सर। Sorry. आजकल उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या केवीपीवाई के? सर वो उनकी साइट पे मेंशन था कि वो एकेडमिक रिजल्ट चाहिए, तो बोर्ड से पहले नहीं भर सकते। अच्छा, नहीं कुछ बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे तो मुझे लगा शायद फॉर्म निकल गए हैं उसके दूसरे बैच के। नोटिफिकेशन तो आ गई थी सर नोटिफिकेशन तो आई थी। अच्छा, लेकिन फॉर्म फिल तभी होगा जब वो रिजल्ट आ जाएगा आपका 10th वाला। सर ट्राई नहीं किया, पर वहाँ पहले ना मेंशन था कि एकेडमिक रिजल्ट आप बिफोर हैंड तैयार रखो, तो सर वो अभी आया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी फिल हो पाएगा। उस केस में ऐसा होता है कि बाद में उसको वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी फॉर्म वॉर्म तो भर जाते हैं बिना उसके भी। जैसे आप लोग आईआईटी का पेपर देते हो, तो यस। आईआईटी के लिए ये कंडीशन है कि भाई आपका 12th पास होना जरूरी है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम वो चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, मतलब वो तो बाद में रिजल्ट देख लिया जाता है। हाँ डन, ये वाला लिख लिया सबने? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये भी लिख लो। सर जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, इसकी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगानी है? यार ओलंपियाड्स का देखो, मैं सिर्फ बताऊं, मुझे ओलंपियाड्स का लिटरली कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा आपको रोशन सर बेटर आइडिया दे पाएंगे उसके बारे में, एक बार रोशन सर से बात कर लेना। ओके सर। क्योंकि ओलंपियाड्स की भी ना केमिस्ट्री की तो कोई क्लास होती नहीं है, शायद हरप्रीत सर लेते होंगे, और इधर मैथ्स में मैं लेते हैं रोशन सर, तो रोशन सर का पूरा आइडिया होगा उसका। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे आपको देखो थोड़ा क्लियरिटी आएगी क्या क्या चल रहा है। लिखो क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ NaHC2O4 and KHC2O4.H2C2O4। हाँ जी, ये कंपाउंड समझ रहे हो आप? NaHC2O4 क्या है ये? सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट नहीं है, सोडियम बाई ऑक्सलेट है, एक H बच गया अभी। सोडियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता? Na2CH2O4। यहाँ पर एक H बचा हुआ है, मतलब ऑक्सलिक एसिड में से एक ही H हटा था, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाई ऑक्सलेट या सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट। और दूसरा है आपके पास दो कंपाउंड का वो कॉम्बिनेशन है, मतलब एक ही कंपाउंड जो है वो दो है उसमें, एक ऑक्सलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल किसका है? पोटेशियम बाई ऑक्सलेट। पोटेशियम बाई ऑक्सलेट का। तो दो यहाँ कंपाउंड है, एक है ये NaHC2O4, दूसरा है KHC2O4.H2C2O4, वो एक कंपाउंड है एक साथ। A mixture of this and this required, देवांश यार तुम क्लास में 5 बार लीव कर चुके हो, 5 बार तुमने ज्वाइन कर लिया है अब तक। required equal volume of 0.2 नॉर्मल, ये 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 नॉर्मल KMnO4 and 0.12 normal NaOH separately. फुल स्टॉप लगा के लिखिए, व्हाट
is the molar ratio of NaHC2O4 and this other compound KHC2O4 dot H2C2O4 in mixture. हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, हिसाब से तो वैसे मुझे करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बार आप लोग सोचो इसको थोड़ा सा। मैं 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप लोग सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछना चाह रहा है, एक बार ट्राई करके देखो, कुछ कर पाते हो, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। कीजिए ट्राई। हाँ भाई, कुछ लग रहा है क्या, कुछ हो पाएगा या बताना स्टार्ट करें? अच्छा, तृप्ति जैन का तो आ भी गया है।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं, इधर देखो सब लोग। तनेजा ध्यान दो बस। अब देखो आपके पास एक मिक्सचर है और उसमें दो कंपाउंड हैं। फाइनली आपसे उन दोनों के मोल्स पूछे जा रहे हैं, मोल्स नहीं एक्चुअली मोल्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो दो कंपाउंड है वो है NaHC2O4। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। KHC2O4 डॉट H2C2O4। इनके मोल्स हैं कुछ उस इनिशियल मिक्सचर में, तो वो आप मान लीजिए अपने हिसाब से। एक के एक्स मोल मान लो कि भाई इसके एक्स मोल हैं और इस वाले के आपके पास वाई मोल है। अब वो कह रहा है कि अगर हम सेपरेटली एक बार तो इसका टाइट्रेशन करवाएं KMnO4 के साथ, और एक बार अगर हम टाइट्रेशन करवाएं NaOH के साथ, तो हमें बराबर वॉल्यूम लेना पड़ता है दोनों केसेस में। हालांकि KMnO4 और NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है। KMnO4 की 0.2 गिवन है और NaOH की 0.12। एक बात बताइए, KMnO4 जो लिखा हुआ है वो KMnO4 क्या है? अगर टाइट्रेशन के हिसाब से सोचा जाए तो ये क्या है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं? यस सर। और अगर ये KMnO4 इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करते समय आपका मिक्सचर किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सोच के देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव आखिर कैसे कर पा रहा है, किस वजह से कर पा रहा है ये? हाँ जी, किस वजह से कर पा रहा है ये देखो, ये इस कार्बन की वजह से। जो ऑक्जेलिक एसिड का जो कार्बन होता था +3 वाला, वो कार्बन आपका इंटैक्ट है, +3 में है और +4 में जा सकता है। तो बिल्कुल उसी कार्बन की वजह से ये पूरा का पूरा मिक्सचर, बताइए, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं कर सकता है? और कर रहा है यहाँ पर, जब आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो उस टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़िए। फिर वो कह रहा है कि इसी मिक्सचर की रिएक्शन NaOH के साथ भी करवाई जा सकती है। NaOH क्या है? एक बेस। और अगर हमारा मिक्सचर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एसिड। एसिड की तरह। अब सोचिए, देखिए हमारा मिक्सचर एसिड की तरह कैसे बिहेव कर पा रहा है? क्यों बिहेव कर पा रहा है एसिड की तरह? क्योंकि कुछ H पॉजिटिव हैं अभी। ऑक्जेलिक एसिड के सारे H+ हटे नहीं थे सॉल्ट बनते टाइम, कुछ बच गए। तो उन H पॉजिटिव की वजह से, के होने की वजह से, हमारा जो मिक्सचर है वो एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो दोनों की तरह बिहेव करवाएंगे एक एक करके। पहले हम बात करते हैं जब हमारा मिक्सचर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और KMnO4 के साथ हम जब टाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो जिस टाइम पे आप KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करवा रहे हो, तो वहां कॉन्सेप्ट क्या चलेगा आपका? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर होते हैं इक्विवेलेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स पे आओ। नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम मान लीजिए आप अपने हिसाब से। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम है दोनों सॉल्यूशन का, इसका और इसका दोनों का सेम है। अब आपका मन करे आप 1 लीटर मानो, आपका मन करे आप 100 ml मानो, आपका मन करे आप 20 लीटर मानो। बताओ क्या मानना चाहते हो? कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 1 लीटर। अच्छा, कुछ भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा? तो बेटर है कि हम 20 लीटर मान लेते हैं, तो उससे समझ में भी आ जाएगा कि कुछ भी क्यों मान सकते हैं। 20 लीटर ले लो आप, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन है और 20 लीटर है। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 20 लीटर में चल रहा है। नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल। क्या बात कर रहे हो? मोल्स थोड़े ना आएंगे, नॉर्मेलिटी है ये। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। कितने आ गए इक्विवेलेंट KMnO4 के? 0.2 भी। 0.2 इंटू V। आपका काम बहुत आसान किया हुआ था यहाँ पे, नॉर्मेलिटी में था। n फैक्टर वगैरह का चक्कर ही नहीं है, सीधे n इंटू V करना है। अगर मोलैरिटी में होता
तो फिर चक्कर पड़ता, फिर हमें सोचना पड़ता कि किससे फिर मल्टीप्लाई करना है वो सब चीज। लेकिन अभी ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। हाँ जी, हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट। अब आइए रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट पे। पहले तो ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे। ये जो मिक्सचर है इसके दोनों कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, तो फिर तो दोनों के मिलाकर क्या आएंगे इक्विवेलेंट। चलिए ऊपर वाला देखते हैं पहले, NaHC2O4। सोचिए और बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे तो। NaH2C2O4, NaHC2O4। 2 सबको समझ में आ रहा है कैसे आएगा इसका एन फैक्टर 2? बिल्कुल वैसे ही जैसे H2C2O4 का 2 आया करता था, क्योंकि वो जो दो कार्बन जिनकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है वो तो सेम ही है ना। तो एक बात बताओ, एक कंपाउंड है जिसके x मोल हैं और उसका n फैक्टर 2 है, तो उसके इक्विवेलेंट कितने हो गए? 2x। वेरी गुड, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो अब आप कह रहे हो मोल्स x मोल हैं, n फैक्टर आप कह रहे हो 2 है उसका, क्योंकि जो कार्बन है वो भी +3 में और +4 में जाएगा जब CO2 में कन्वर्ट होगा। तो इसके इक्विवेलेंट आ गए 2x। लेकिन ये अकेला पूरा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, अभी रिड्यूसिंग एजेंट तो और भी है। क्या है ये KHC2O4 वाला, इसका एन फैक्टर सोचना, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 4। तो और मोल y है, तो इक्विवेलेंट टोटल कितने आ गए अगर एन फैक्टर 4 है और मोल y है तो? 4y। हाँ भाई ध्यान से देख लो, ये पहली इक्वेशन सबको समझ में आ रही है कि क्या किया है इसमें हमने? अब करवाते हैं हम अपने मिक्सचर की दूसरी रिएक्शन, दूसरा टाइट्रेशन जो चल रहा है NaOH के साथ सेपरेट। वही मिक्सचर है, इस बार आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हो, वही x मोल और y मोल वाला मिक्सचर है। तो यहाँ अब कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। जरा बताइए बेस के इक्विवेलेंट कितने हैं? नॉर्मेलिटी गिवन है 0.12 और वॉल्यूम V लीटर ही लेना है क्योंकि लिखा है उसने इक्वल वॉल्यूम होता है दोनों का। 0.12 इंटू V आ गए क्या इक्विवेलेंट्स बेस के। अब एसिड के इक्विवेलेंट्स पे आओ। मिक्सचर जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, पहले सोच के बताइए मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। तो जो पहला वाला कंपोनेंट है हमारे मिक्सचर का, जब वो एसिड की तरह बिहेव करेगा उसका एन फैक्टर कितना है? एसिड की तरह जब बिहेव करेगा तब 1। वेरी गुड। क्यों है 1? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो मोल x है, एन फैक्टर आप कह रहे हो 1 है, तो इक्विवेलेंट कितने हो गए एसिड के? x प्लस जो हमारा दूसरा कंपाउंड है अगर वो एसिड की तरह बिहेव करे तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 3। तो इक्विवेलेंट कितने आ गए? 3y। दिस इज योर इक्वेशन 2। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड लगा रहा हूं। कितना आ गया? 0.2 को लिख दीजिए 0.20 ताकि डेसिमल से डेसिमल खत्म कर सको आप। ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 12। 20 के साथ आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस 2y और 12 के साथ आ गया x प्लस 3y। 2 से कैंसिल कर दो 20 को, 10 आ गया, और 10 और 12 को कैंसिल कर दो 2 से, क्या आ गया? 5/6।
x प्लस 2y और x प्लस 3y, कीजिए सिंप्लीफाई। कितना आ गया? 5x इधर, 6x इधर, उस तरफ आएगा एक x, 15y इधर और 12y उधर, इधर आएंगे 3y। क्या निकालना था हमको? x is to y निकालना था क्या? यस सर। कितना आ गया? तृप्ति जैन का सही था। लिख लीजिए सब लोग, कुछ भी कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछ लीजिए, क्योंकि एक पहला पहला क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर होना चाहिए। सर हाँ जी। सर जब हमने इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाले तो हाँ, हमने हाँ। n फैक्टर दोनों का 1 और 3 लिखा, हाँ जी। है ना? तो सर अगर हमने तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन देख के कह दिया 1 और 3 है, एक लेकिन मिनट सर रुको, अगर एक हम मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन ये कहना है कि सर जो नीचे वाला कंपाउंड है उसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी नहीं है तीनों निकले। यस यही है ना क्वेश्चन? वही है। हाँ। यस सर। अब ये बताओ कि कुछ भी कोई तरीका दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में जिसमें आप ये फिगर आउट कर सको कि कितने निकल रहे हैं? नो सर। अब हमारी नियत है क्वेश्चन करने की, तो एक ही तरीका है फिर क्वेश्चन को सॉल्व, पूरा ओके रिजल्ट तक लाने सर, का। फिर तीनों निकाल दें। निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर बैठे रहो सोचते रहो, Yes. एक निकालना है, 2 निकालना है, निकाल ही नहीं पाओगे फिर। वो तो अगर कभी आपके पास रिएक्शन आ जाए और वहां से पता चल रहा है कि भाई नहीं नहीं 3 नहीं निकल रहे, इस बार 2 ही निकल रहे हैं, तो फिर एन फैक्टर दो, अदरवाइज तो जो 3 दिखते हैं एच तो फिर 3 ही होगा उसका एन फैक्टर। ओके सर। तृप्ति मित्तल, एग्जाम हो गया है तो भेज दोगे क्या आप? तृप्ति, तृप्ति आवाज आ रही है? ये तो बीच में सुन नहीं रहा था, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि वो एग्जाम हो गया है तो अब वो आरसी मुखर्जी से मैंने बोला था ना, पिक खींच के भेज देना। ये तो मेरी ना एक नेट पे भी वीडियोस मिली थी। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही तृप्ति। अब आ रही है तो बोलो क्या कह रहे हो? मैंने नेट पे भी सर्च करा था तो वहाँ पे मेरे को एक पीडीएफ मिली थी। अच्छा अच्छा। एक तो मैं वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी और उसमें जैसे 10-15 क्वेश्चंस नहीं थे तो उसकी मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मेरे को सेंड कर देना, फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। यस सर। ओके। हाँ जी, ये सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े? हाँ जी सर। चलो, एक क्वेश्चन और करो आप। एक मिनट, इसमें नहीं हूँ। हाँ ये है, देखो 4 मोल of a mixture of more salt नहीं जानते हो मैं बता दूंगा मेरे को, and
Fe2SO4 whole thrice required 500 ml of 1 molar K2Cr2O7 for complete oxidation. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन. इन एसिडिक मीडियम. आगे लिखिए मोल परसेंट, नहीं, फाइंड mole percent of more salt in the mixture. ठीक है, पहले सबसे पहले तो समझो कि मोर सॉल्ट है क्या, उसका काम क्या है. एक सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट है, फॉर्मूला होता है उसका NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O. इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट. और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक ही यूज है कि इसको, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. और जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद होगा ऑक्सीडाइज. तो इसमें ऑक्सीडाइज पता है कौन होता है? ये जो Fe दिख रहा है आपको, Fe होता है ऑक्सीडाइज. ये Fe अभी किसमें है? +2 में. और ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होकर किसमें पहुंचेगा? +3 में. सोच के बताइए इस मोर सॉल्ट का N फैक्टर क्या होगा? 1. इतना बड़ा कंपाउंड है और कुछ और किसी में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये Fe जो है वो +2 से +3 में जाता है बस. तो N फैक्टर इसका 1 है, क्योंकि पूरे एक मोल में Fe का केवल 1 मोल है और एक Fe पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. अब एक बात बताइए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया है K2Cr2O7, ये मोर सॉल्ट को तो करेगा ऑक्सीडाइज, हमें पता चल गया कैसे कर रहा है. इसको जरा देखना है इस कंपाउंड को, Fe2SO4 होल थ्राइस को. इसमें Fe ऑलरेडी किसमें है? +3. तो इसमें होगा क्या कुछ ऑक्सीडेशन? No, sir. नहीं, उसके साथ कोई रिएक्शन किसी तरीके की नहीं होगी. अब करो ट्राई क्वेश्चन, बताओ क्या है.
हाँ जी, 4 बच्चों का आ गया है, चारों का सही है। मुन्नीन, दक्ष, तृप्ति, हितेन। आदित्य झा का भी ठीक है। आदित्य जैन का गलत है। मनकीरत का ठीक है। अकुल का गलत है। अकुल और आदित्य जैन सेम मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि दोनों का ही सेम आंसर आया है। पालू का ठीक है। चलो इसको फिर आप लोग होमवर्क में कर लेना। आंसर बता देता हूँ इसका। आंसर आएगा 75%। ठीक है, अकुल और आदित्य एक बार फिर से देखो, आपका आंसर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो। ये सर अब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। हाँ जी। तो जो आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फॉर्मूला बताया था पॉलिंग और मुलिकन का, सर उनके बीच में रिलेशन, तो कल एक क्वेश्चन आया था तो उसके हिसाब से उसका आंसर गलत आ रहा था। एक बार भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे, चेक कर लूंगा। ओके सर। मतलब पेपर में ही कह रहे हो ना, पेपर में आया क्वेश्चन? यस। ठीक है, एक बार सेंड कर दूंगा। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर।